बीच एक बार देख लेते हैं कुछ और स्टॉक्स को जहां पर मिड कैप में रुझान थोड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है या फिर कोई ट्रेड लिया जा सकता है। ऐसे स्टॉक्स को देखते हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि ये जो लिस्ट है उसमें आप देखिए कोई ख़ास आज बदलाव देखने को मिला नहीं है। वो जो स्ट्रेस है ना हाई लॉस पे क्लियरली दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है। हिंदुस्तान जिंक करीब 1% ऊपर इस समय है। हेवल्स है जो कि करीब 1% ऊपर है, और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इमामी, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर मूव है। बायोकॉन है जो कि करीब 1% ऊपर। ये पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, आशीष आपको कैसा लगता है? देखिए ये स्पेस में अब जैसे मैंने बोला कि आपको रनअप काफ़ी स्ट्रांग रहा है। बहुत सारे फ़ायदे मिले हैं एनबीएफसीज को, जो भी बैंकिंग सेक्टर की उठा पटक थी। तो टिपिकली इफ़ यू आस्क मी, वी आर आफ्टर दिस मूव वी बिकम वेरी सेलेक्टिव। हाउसिंग फाइनेंस में अगर एक स्टॉक हमें इन लेवल्स पे भी ठीक ठाक लगता है, वो रेपको होम फाइनेंस है। तो उसकी भी वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, बट वो सेगमेंट जो है वो अभी भी काफ़ी ठीक ठाक कर रहा है। नॉन हाउसिंग फाइनेंस में मैंने आपको जैसे बताया, रिस्क ऑफ बिंग रेपिटेटिव, मैग्मा फिनकॉर्प और एल&टी फाइनेंस, ये दो स्टॉक्स हमें ऐसे लगते हैं। ठीक है आशीष, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ब्रजेश, चलते चलते एक दो शेयर आप कुछ और बताना चाहेंगे जहाँ पे कोई कॉल ली जा सकती हो अभी? देखिए, एक स्वान एनर्जी चार्ट पे अच्छा लग रहा है। एक पुल बैक देख सकते हैं, लगभग 8% अप है 140 के आसपास में। एनीथिंग बिलो 140 वुड बी अ बाई साइड विद कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 135, लुकिंग फॉर द टारगेट ऑफ 140 एंड 152। एक भूषण स्टील अच्छा लग रहा है चार्ट पे, 77.5 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 77 के आसपास में आता तो बाइंग कर सकते हैं विद कीपिंग अ स्टॉप लॉस 75-50 एंड लुकिंग फॉर द टारगेट ऑफ 82। बिल्कुल। ऑलराइट, चलिए ब्रिजेश, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। आशीष, आपका भी शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। हमारे साथ अब एक खास मेहमान जुड़े हैं, रिदम देसाई हमारे साथ जुड़े हैं मॉर्गन स्टैनली से। उनसे बात करते हैं। रिदम, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम योर कॉन्फ्रेंस। हाउ इज इट गोइंग? कैसी लग रही है कॉन्फ्रेंस? व्हाट आर द व्यूज यू आर पिकिंग अप? मीर, कॉन्फ्रेंस अच्छी चल रही है। इन्वेस्टर इंटरेस्ट का काफ़ी हाई लेवल पे है। पिछले कॉन्फ्रेंस के मुकाबले हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो तादाद इधर है ये वो करीबन 25% ज़्यादा है। तो इंडिया में इंटरेस्ट तो बहुत ही बढ़िया है। एज यू नो कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट तो हाई है। आपको कैसा लग रहा है इंडियन मार्केट इस समय? मीर, देखो, ये एक समय की बात है। अगर आप 3 से 5 साल का व्यू पकड़े तो ग्रोथ साइकिल इंडिया का जो है वो टर्न हो रहा है, नया ग्रोथ साइकिल शुरू हो रहा है। मेरा ये मानना है कि अगले 5 साल में निफ्टी की जो अर्निंग्स है वो करीबन सालाना 20% से बढ़ सकती है। तो एक नई ग्रोथ साइकिल के कारण बुल मार्केट जारी रहेगा। अगर आप 3 से 4 महीने का व्यू पकड़े तो जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, जो जीएसटी लागू होने वाली है, उससे लेके थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आ सकती है बाजार में। और अगर ग्लोबल मार्केट्स में कोई करेक्शन आ गया तो साथ में यहाँ पे भी एक करेक्शन आ सकता है। और तीसरी बात यह है कि अगर आप बाजार में देखिए तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि मिड कैप्स में जो है वो काफ़ी तेजी में आ गए हैं और वैल्यूएशंस थोड़े बढ़ गए हैं। तो लार्ज कैप की तुलना में आई थिंक मिड कैप्स थोड़े मुझे कम अट्रैक्टिव लग रही है लेवल से। बिल्कुल। सो यू नो नाउ रिदम, यू नो जैसे आपने भी कहा कि इनफैक्ट एक नया ग्रोथ फेज शुरू हो रहा है। नाउ व्हाट हैपेंस टू द कंसर्न्स ऑफ वैल्यूएशन? बिकॉज हम और कई जो फंड मैनेजर्स हैं उनसे हम बात करते हैं तो दे डू फील दैट फॉर द टाइम बीइंग the valuations are not overly priced, लेकिन थोड़े से rich हैं valuations and it is becoming difficult in levels पर investment opportunities ढूंढना। trading opportunities तो मिल सकती हैं। so एक तो valuations, secondly जो Q4 का डेटा था या फिर Q4 का परफॉर्मेंस था उसे अगर हम ऐड कर देखें तो फिर नज़र रखनी कहाँ पर चाहिए? आप हमेशा से जो कंजम्पशन थीम है उसके हिमायती रहे हैं, ये अभी भी उतना ही सॉलिड लग रहा है आपको? मीर, देखो, वैल्यूएशंस की ऐसी बात है कि अगर आप निफ्टी की वैल्यूएशंस देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं प्राइस टू बुक देखता हूँ। प्राइस टू अर्निंग्स देखने का प्रॉब्लम यह है कि अर्निंग्स जो है वो साइकिल लो पे है।
अगर आप अर्निंग्स को नॉर्मलाइज कीजिए तो बिल्कुल वैल्यूएशंस में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भारत के मार्केट्स को अमेरिका के मार्केट्स की तुलना में देखिए तो वैल्यूएशंस एक्चुअली ऑल टाइम लो लेवल्स पे है। और अगर आप बॉन्ड्स के सामने देखिए, लोकल बॉन्ड्स जो 10 ईयर बॉन्ड है, तो उसके सामने भी इक्विटीज काफी अट्रैक्टिव है। सो वैल्यूएशंस निफ्टी के लेवल पे उतना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मिड कैप में है। तो वहां पे सिलेक्टिव बेसिस पे मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं वैल्यूएशंस महंगे हो गए हैं, तो वहां पे या तो कंसोलिडेशन होगा या तो एक करेक्शन आ जाएगा और फिर वैल्यूएशंस ठीक हो जाएंगे। दूसरा जो आपका प्रश्न था सेक्टर बेसिस पे, तो मेरा ये मानना है कि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन और फाइनेंशियल्स ये अभी भी ठीक लग रहे हैं और वहाँ पे ग्रोथ स्टोरी ठीक है, वैल्यूएशंस भी ठीक है। तो यहाँ जो तेजी चल रही है वो तेजी रहनी चाहिए अगले 3-4 साल के लिए। दोनों में एक स्ट्रक्चरल स्टोरी बन रही है। प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल से मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं और लोन ग्रोथ भी रिकवर होने की आकांक्षा है। और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में इनकम ग्रोथ जो इंडिया में हो रहा है उसे लेके आई थिंक ग्रोथ सरप्राइज आ सकता है। बिल्कुल। एक रिदम कल जो आरबीआई की पॉलिसी थी ना, उसमें नाउ यू नो ऑब्वियसली नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग अ रेट कट, पर वो सेटअप आइडियल था रेट कट के लिए। अगर चाहे तो कर सकते थे, बिकॉज आपका जो जीडीपी ग्रोथ जो है Q4 में अनएक्सपेक्टेडली डिप हुआ, एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन डिप हुआ, मॉनसून अच्छा एक्सपेक्टेड है, एंड बिफोर जीएसटी रोल्स आउट ये शायद एक विंडो था, बट ऑब्वियसली इट्स आरबीआईज प्रेरोगेटिव। बट उन्होंने जो कंसर्न्स जताई हैं, एक इन्फ्लेशन को लेकर दे रियली वांट टू सी कि अप्रैल में जो डिप हमने देखा था विल इट एंड्योर या फिर ये बढ़ेगा, दैट वाज फर्स्ट कंसर्न। एंड सेकेंड वाज अबाउट ग्रोथ, बिकॉज वो पॉलिसी स्टेटमेंट में भी उन्होंने कहा कि जो Q4 का डिप है ग्रोथ में, इट कैन नॉट बी टर्म्ड ओनली टू डीमोनेटाइजेशन। आपका व्यू क्या है इस पर? नहीं, आई थिंक रेट साइकिल जो है वो इंडिया में हो चुका है ज़्यादातर। अभी और रेट कट होने की संभावना कम ही है। हमारा तो ये मानना है कि अगले साल के सेकंड हाफ में एक्चुअली रेट हाइक भी हो सकता है, क्योंकि ग्रोथ टर्न हो रहा है इंडिया में। तो ये समय नहीं है रेट कट का। अब आपने कहा कि मॉनसून ठीक ठाक आने वाला है, लेकिन वो तो एक फोरकास्ट है, राइट? अगर नहीं हुआ तो सो आई थिंक आरबीआई ने जो कंसर्न्स जताई है वो ठीक है। अभी देखते हैं कि जो इन्फ्लेशन ड्रॉप हुआ है अगर वो सस्टेन हुआ और अगर इन्फ्लेशन 3% के नीचे चला गया तो फिर देखेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि आरबीआई की जो इन्फ्लेशन फोकास्ट है, हमारे जो फोकास्ट है, वो एक्चुअली काफ़ी उनमें अग्रीमेंट है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी रेट कट की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। लेकिन रिदम, आपने जो ग्रोथ स्टोरी कही ना, नाउ दैट इटसेल्फ इज़ क्वाइट एक्साइटिंग, बिकॉज अभी तो शायद वो जो एक अर्निंग साइकिल अगर हम देखें, आपका की टेक, पहले अर्निंग्स की बात करते हैं, की टेक अवे इस बार के अर्निंग सीजन से क्या था? ये अर्निंग सरप्राइज कर रहे हैं, एक्चुअली दुनिया भर में सरप्राइज कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं है। अगर आप अमेरिका में देखिए, जापान में देखिए, यूरोप में देखिए, सब जगह अर्निंग सरप्राइज आ रहा है। सो ये इंडिया का सिर्फ लेना देना नहीं है, ग्लोबल ग्रोथ ही टर्न हो रहा है। तो इंडिया में भी कई कई जगहों पे अर्निंग सरप्राइज आया है पॉजिटिव। और मेरा ये मानना है कि जो अर्निंग्स रिविजन इंडेक्स जो हम मेजर करते हैं वो पॉजिटिव टेरिटरी में जा सकता है अगले 3-4 महीने में। हालांकि जैसे मैंने पहले कहा था, जीएसटी का एक प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो वो पार हो जाए तो फिर आई थिंक अर्निंग्स रिविजन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर पॉजिटिव हो सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट, और साथ ही जैसे आप कह रहे हैं कि ग्लोबली भी एक अर्निंग साइकिल जो है दैट इज़ इन अपमूव, इन सबको अगर हम ध्यान में रखें तो इंडेक्स पर, क्योंकि ऑलरेडी 10,000 के आसपास है निफ्टी, यू नो इट इज़ विद इन द किसिंग डिस्टेंस ऑफ 10,000, इस पर इस समय व्यू क्या रखना चाहिए? कैन इट डबल इन नेक्स्ट 2 years फ्रॉम हियर? नहीं, अगर आप 2 years का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आप 5 साल का व्यू पकड़े और जो मैंने पहले कहा था 20% का अगर अर्निंग्स कंपाउंडिंग होए तो यहाँ से निफ्टी 3 गुना हो सकता है 5 साल में। अगले 12 महीने में जो रिटर्न है वो मुझे लगता है कि पिछले 6 महीने से थोड़ा कम रहेगा, मॉडरेट होगा। साल की शुरुआत में हम बहुत बुलिश थे इंडिया पे, लेकिन जो रिटर्न आ चुका है ये साल वो हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा ही है। तो अगले 6-12 महीने में मुझे लग रहा है कि इंडेक्स थोड़ा सा रिटर्न, जो पेस ऑफ रिटर्न्स है वो मॉडरेट हो जाएंगे।
सो रिदम, 3 सेक्टर्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्चुअली बात हो रही है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल कंसर्न्स, एक तो बैंकिंग स्टॉक्स हैं या फिर उनकी एसेट क्वालिटी एनपीएस, सेकंड इज़ टेलीकॉम एंड थर्ड इज़ ऑब्वियसली जिस तरह का रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है उन सबको देखकर इंफ्रा कंपनीज़ यहाँ पर जिस तरह के अभी भी कंसर्न्स बने हुए हैं. बट विल स्टार्ट विद बैंक्स. बैंक्स में आपका व्यू क्या है इस समय, बिकॉज देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन यू नो विद इन मार्केट ऑल्सो बिटवीन पीएसयूज एंड द प्राइवेट बैंक्स. मुझे लगता है वो डिवीजन रहेगा बिकॉज पीएसयू बैंक्स को ज़्यादा कैपिटल मिलने वाला नहीं है, सो दे विल लूज मार्केट शेयर टू प्राइवेट्स. इंफ्रास्ट्रक्चर में आई थिंक टर्न हो रहा है क्योंकि आज इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्पेंडिंग है वो ऑल टाइम हाई लेवल्स पे जा रहा है. तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं इंडस्ट्रियल कंपनीज ऑर्डर बुक की जो रिपोर्टिंग कर रही है वो ज़्यादा अच्छी हो रही है, बेहतर हो रही है. और टेलीकॉम में मुझे लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है सेक्टर में उससे लेके आई थिंक अगले 12 से 18 महीने में थोड़ा सा प्राइसिंग पावर वापस आ जाएगा, लेकिन समय लगेगा. ये 2017 की स्टोरी नहीं है, 2018 की स्टोरी है. आईटी पर व्यू क्या है आपका? आईटी में वैल्यूएशन सस्ते हैं तो मुझे लगता है ये लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा अच्छा है. बट रिदम, क्योंकि आप ग्लोबली भी फंड मैनेजर्स से बात करते हैं, लुकिंग एट द वे जो यूएस से हेडविंड्स हैं, आपको वाकई लगता है कि यहाँ पर देयर कुड बी अ टर्न अराउंड द कॉर्नर आईटी में, या फिर थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें? नहीं, यूएस में कोई हेडविंड नहीं. यूएस ग्रोथ इज डूइंग वेरी वेल. आई डोंट सी व्हाई यू आर सेइंग यूएस में हेडविंड है. No, I mean at policy level. आई थिंक एंटरप्राइज डिमांड में थोड़ा सा आई मीन एट पॉलिसी लेवल जो आईटी कंपनीज नहीं, पॉलिसी में कोई हेडविंड नहीं है सर. नहीं, कोई नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है. ये तो जो H1B वीजा की आप बात कर रहे हो वो पिछले 12 साल से यूएस कांग्रेस में पड़ा है बिल. कोई नई बात नहीं है वो, उसमें कोई. आई थिंक यहाँ पे सिर्फ सेंटिमेंट खराब है इसलिए लोग वो बात करते रहते हैं क्योंकि अर्निंग्स में उतनी तेजी नहीं है. अगर थोड़ा सा अर्निंग्स रिकवर हो गया तो H1B वीजा का मामला दब जाएगा, आप वो सुनोगे ही नहीं. तो मुझे लगता है ये जो लेवल्स है वैल्यूएशंस के वहाँ से ठीक ठाक लग रहा है. एक्चुअली मिहिर, सॉरी, यू नो कॉन्फ्रेंस में मुझे वापस बुला रहे हैं तो आई विल हैव टू एक्चुअली एंड इट हियर इफ यू डोंट माइंड. नो, वी अंडरस्टैंड दैट रिदम. सो वी होप कि अगली बार आपसे थोड़ी और डिटेल में बातचीत होगी. बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम योर कॉन्फ्रेंस. एंड जो एब्सोल्युटली जो सबसे खास चीज़ है जो कि रिदम ने कही, आई थिंक दो जो सबसे बड़े टेक अवे हैं, एक कि आईटी में रुझान अच्छा है तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, वैल्यूएशन अच्छे हैं. और दूसरा, अगले 5 साल में निफ्टी को ट्रिपल फ्रॉम हियर इन लेवल्स है. तो 20% का मतलब CAGR अगर आप 5 साल की बात करें तो पकड़ रहे हैं, विच इज़ नॉट बैड. ये बात कल संजय बोल रहे थे, 20% टूटे या 20% चढ़ेगा. तो अब तैयार रहिए 20% के लिए. हेमंत ठुकराल इस बीच मेरे साथ बने हुए हैं. हेमंत, 2-3 शेयर इस बीच मैंने निकाल लिए हैं, जरा आप मेरे को उस पर जल्दी जल्दी राय दीजिए. एक शेयर है मैरिको, ये अभी 320 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है. ये क्या एक अच्छा प्ले बन सकता है यहाँ से 10 से 15 रुपए कमाने के लिए अगले 3 से 4 दिनों में? मैरिको देखिए, मैरिको भी इनफैक्ट FMCG एज अ पैक में अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत बाइंग सिग्नल्स हैं. और स्पेशली जब भी आप बैंकिंग वगैरह में प्रॉफिट टेकिंग देखते हैं तो ये सेक्टर्स एज अ डिफेंसिव प्ले आते हैं. मैरिको स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो जब तक स्टॉक 308-310 के ऊपर एक टेक्निकल लेवल है और जब उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मुझे लगता है इट हैज ऑल द पोटेंशियल टू गो अप टू 335 और बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है. तो मुझे बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये 15 रुपए से 20 रुपए का आपको एक रनअप दिखा देगा बिफोर दिस एक्सपायरी. हेमंत, DLF पर क्या व्यू है आपका? देखिए मीर, मैं एक चीज पहले बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि कल हमने रियल एस्टेट स्टॉक्स में आफ्टर RBI पॉलिसी जो रनअप देखा वो मोस्टली शॉर्ट कवरिंग पे आया. बहुत ज्यादा फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस देखने को नहीं मिली. उसके रहते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा करेक्शन या वीकनेस जिसको बोलते हैं एक बार दोबारा देखने को मिल सकता है. और DLF और IB रियल दोनों ही बैन में है तो और भी ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है इनमें. DLF मेरे हिसाब से कैन टेस्ट 161 और IB रियल भी एक बार दोबारा 161-162 जोन्स ये दोबारा टेस्ट कर सकते हैं.
तो अभी भी थोड़ा वीकनेस के साथ ट्रेड कीजिए। मेरे ख्याल से जब तक बैंक के बाहर नहीं आते या फ्रेश लॉन्ग्स बनते हुए नजर नहीं आए, तब तक हमें ज्यादा लॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक शेयर मैं इसको 1 महीना भी रख सकता हूँ, वो है सीमेंस का। ये शेयर 100 रुपये दे सकता है सर 1 महीने में? देखिए डिम्पी, जहां तक बात सीमेंस एज अ स्पेसिफिक रह गई, मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि मैं अभी साइड बाय साइड इसका डेटा चेक कर रहा था। बहुत बीच में हमने देखा है स्टॉक के अंदर काफी शॉर्ट्स बने हुए हैं सिस्टम में, और वो शॉर्ट मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा डेटा एनालिसिस कहता है कि 1360 और 65 के आसपास काफी शॉर्ट्स बने हैं। तो अगर 1370 क्रॉस करता है तो आपको एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर 1370 क्रॉस करता है तो देन इट बिकम्स अ वेरी गुड बाय। अदरवाइज ज्यादा चांसेस है कि 1370 क्रॉस नहीं कर पाए और एक बार 1300 तक भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो इस पर नजर रख सकते हैं। एक बार इनफैक्ट एक काम करते हैं, मार्केट का ना थोड़ा ब्रेथ देख लेते हैं। एनएसई पर अब देखिए जो ब्रेथ है वो स्लाइटली टिल्टेड है नुकसान की तरफ। जैसे इंडेक्स टिल्ट हुआ है वैसे ही तो बढ़ने वाले काउंटर्स करीब 650 के आसपास हैं, लेकिन नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 750 के आसपास है। और इस पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि अभी तो भले ही 9650 के आसपास झूल रहे हैं निफ्टी, लेकिन ये देखना होगा कि ये गैप अगर थोड़ा सा बढ़ता है या फिर इफ स्टार्ट्स हेडिंग टुवर्ड्स 9625 9620, ये रेशियो और भी थोड़ा टिल्ट हो सकता है। हमने यही देखा, देखिए इसका पहला इंडिकेशन एक्चुअली खुलने के बाद मिला था निफ्टी बैंक से। अब निफ्टी बैंक अब देखिए वैसे नेगेटिव है, लेकिन इसके जो की कंपोनेंट्स है ना उसमें हम देखिए तो गिरावट थोड़ी बहुत एक्सटेंड हुई है, तो उस पर नज़र रखनी चाहिए। इसमें हेमंत एक बार ICICI बैंक पर आप अपना व्यू बताइए। ये 320 322 ये मतलब बेसिकली इस लेवल में कंसोलिडेट कर रहे हैं। थोड़ा सा बेस ऊपर शिफ्ट हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली कोई ब्रेकआउट की सिचुएशन है नहीं। ICICI बैंक पर क्या करेंगे हेमंत? देखिए मीर, मैं 2 तरीके से इसको ट्रेडिंग करना चाहूँगा। मुझे ऐसे लगता है कि ये स्टॉक विल बी अ कंप्लीट आउट परफॉर्मर। मैं इसमें शॉर्ट अटेम्प्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये स्टॉक ने जिस तरह से रेंज ब्रेक की है अपसाइड पे, अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म देखें तो अभी रेजिस्टेंस मिल रहा है 330 के आसपास और कॉल राइटर्स भी जमाव कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई पोजिशनली इसको ट्रेड करे तो मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले 1-2 महीने में ये स्टॉक बहुत बड़ा एक सरप्राइज बन के आ सकता है। इट कैन गो अप टू 360 ऑल्सो। लेकिन आप, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक एक बार 318 315 जो अब नया बेस बना रहा है उसको टेस्ट कर सकता है डेफिनेटली, क्योंकि 330 क्रॉस करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन पोजिशनली स्टॉक इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर कमिंग 1 to 2 months। ठीक है, मैं थोड़ा सा बाजार फिसलाना है। इस बीच ऑप्शंस के अंदर भी डाटा तेजी से बदल गया। 9800 की कॉल जो थोड़ी देर पहले तक हरे निशान में थी, 3-3.5% ऊपर थी, अब ये लाल निशान में फिसल गई है। एक बार दिखाइए, एक बार 9800 की कॉल जो आज थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे हरे निशान में थे, अब देखिए ये 10% का स्लाइड, ये 3 रुपये टूटी है। और ये लगातार हम सुमित से पहले भी एक बार कह रहे थे कि अगर बाजार नहीं चला तो ये कॉल आपको पैसा देगी टूटने पर, अगर चल गया तो यही कॉल आपको पैसा भी दे सकती है। तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से 9800 आपको अच्छा पैसा देगा। एक बार जल्दी से ना जरा 9600 की कॉल भी पुट भी दिखाइए। 9600 की पुट, यहाँ पे एकोमुलेशन होना शुरू हो रहा है, तो ये 10% अभी ऊपर आ गया है। तो दोनों में रिवर्स ट्रेड है, 10% वहाँ पे गेन, 10% यहाँ पे लूज़ किया। रेंज अभी वही है, 96 हमारे पास बेस है। लेकिन इस बीच आज का सुपर शेयर वेट कर रहा है आपकी, आइए वही देखते हैं। इस गैर सुपर बाजार के अंदर सुपर शेयर बताइए। धीरे धीरे चैलेंज मेरे ने आपके ऊपर रखा, आपने मेरे ऊपर रख दिया। ये चैलेंज बढ़ता हुआ जा रहा है। इनफैक्ट आज जो कंपनी चुन के लाए, पहले भी दिया गया है, लेकिन वहां से शेयर 3 गुना हो चुका है। स्टील स्ट्रिप व्हील्स पहले दिया गया था 300 रुपए के दाम पे, वो 900 रुपए हो चुका है। लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स देखी हैं उसके हिसाब से अभी भी कंपनी के लेकर जो आउटलुक आ रहा है वो काफ़ी स्ट्रांग है।
उनका ये कहना है कंपनी तो जिस तरह के नंबर्स पोस्ट करती आ रही है, लगातार अच्छे नंबर कंपनी ने पोस्ट किए हैं और एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ट्रैक्टर साइड से कंपनी को मिल रहा है। एलॉय व्हील बिजनेस कंपनी का जल्द ही शुरू होने वाला है, यानी कि FY18 की दूसरी तिमाही तक ये आ जाएगा और इसके शुरू होने के बाद से कंपनी को और एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल जो वॉल्यूम से वो आते हुए दिखाई पड़ेंगे। फॉक्सवैगन, JLR, रेनो, M&M सब वो कंपनी के क्लाइंट हैं जो कि एक बड़ा पोर्टफोलियो शेयर करते हैं कंपनी के साथ और लगातार यहाँ से रिपीटेटिव ऑर्डर कंपनी को मिलते रहते हैं। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस में कंपनी को अच्छी महारत है और खासतौर से यूके से कंपनी को मेजरली ऑर्डर्स मिलते हैं। कैरावान्स को लेकर कंपनी को ऑर्डर्स आते हैं। गुजरात में नई प्लांट कंपनी शुरू करने जा रही है जिससे कंपनी इन्हीं जो क्लाइंट्स हैं यानी कि कैरावान बिजनेस जो है उसको टैकल करेगी और एक्सपोर्ट के लिए मेजरली इस कामकाज को करेगी। प्रमोटर 60% हिस्सा रखते हैं। डेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इसलिए भी है क्योंकि कंपनी ने रिसेंटली कैपेक्स पे करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए जो कि गुजरात प्लांट के लिए है। कैश साउंड है और वैल्यू इतने बड़े रनअप के बाद भी अभी भी जो वैल्यू बताई जा रही है शेयर के अंदर वो करीब 12 से 13 के मल्टीपल पर है। 30 रुपए के आसपास की ईपीएस है और माफ कीजिएगा 70 से 80 रुपए के आसपास की ईपीएस है और 30 के मल्टीपल पे 10 से 12 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है। तो एक अच्छी वैल्यू शेयर में दिखाई पड़ रही है। अच्छा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी है और प्रमोटर की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग के साथ सुनिधि सिक्योरिटीज की रिपोर्ट उनका मानना 980 हजार रुपए तक की चाल भी शेयर में देखने को मिल सकती है। मिल रही है, वो दिख भी रही है। 980 ज़्यादा दूर नहीं है 942 से और अभी ये शेयर करीब 1 से 1.5% इसने और जोड़ लिया जैसे जैसे भी आप बता रहे थे और इस शेयर के अंदर वॉल्यूम के साथ बाइंग आती हुई दिखी। अब एक करीब 3.25% ऊपर है। तो स्टील से व्हील पे आप ध्यान रखें, 980 ज़्यादा दूर टारगेट नहीं है। सो बहुत शुक्रिया ये शेयर बताने के लिए। एक और शेयर मैंने ढूंढा है डेरिवेटिव्स में से, वो है NIT टेक। ये जब मैं देख रहा था तब ये 542 का था। NIT टेक ये लिमिटेड है, यस NIT टेक ये 48 हो गया, अभी 42 से 48 6 रुपये ऊपर आया है। ये अभी अभी थोड़ी सी इसमें मोमेंटम आया है। एक बार हेमंत देखिए जरा इसका चार्ट आप और इसका फ्यूचर्स भी। देखिए मैं NIT टेक में बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ इसका डेटा को। ये अपने बाकी IT मेजर से थोड़ा हटकर चलता है। स्टॉक में ज्यादा स्ट्रेंथ है और मेरे हिसाब से इट विल बी एन आउट परफॉर्मर टू IT इंडेक्स। ये थोड़ा सा टाटा इलेक्सी की कैटेगरी का है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक कैन मूव अप टू 570 और आपको स्टॉप लॉस रखना है 535 का। और ये इट कैनॉट बी कैटेगराइज्ड एज TCS इन्फोसिस, तो ये अलग ही चलता है। और आज जिस तरह से डेटा पॉइंट्स पॉजिटिव है तो शुरुआती आधे घंटे में ही ओपन इंटरेस्ट एडिशन होता हुआ नजर आ रहा है, तो शायद आज इंट्राडे भी अच्छा मूव दे दे 565 तक का। इनफैक्ट आपने टाटा एलेक्सी की बात की ना, वो आज नेगेटिव है करीब 1.5% नीचे 1521 के आसपास, लेकिन ये भी अदरवाइज अच्छा रुझान दिखाता है। आपको कैसा लगता है टाटा एलेक्सी हेमंत? नहीं अगर मैं इसको जैसे मैंने पहले कहा, अगर मैं इसको बाकी IT स्टॉक से कंपेयर करूं तो मुझे स्टॉक बहुत स्ट्रांग लगता है। क्योंकि जिस तरह से अगर आप इसका परसों का मूव देखें 2-3 दिन पहले का, बहुत अच्छा मूव ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ। अब जो है स्टॉक अब कंसोलिडेट कर रहा है उस गेन्स को। 1475 1480 के नीचे अगर नहीं जाता है तो एक मूव दोबारा दिखेगा 1600 तक का। तो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन टाटा एलेक्सी ऑल्सो। बिल्कुल। चलिए इस बीच 2 स्टॉक ऐसे हैं जिस पर एक तो हमने बात की थी शिवम ऑटो की, ये 13% ऊपर चला गया है। और एक काउंटर जिस पर अच्छा मूव है वो है शक्ति पंप्स। ये करीब 7% ऊपर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ शक्ति पंप्स इस समय चल रहा है। और साथ ही और एक काउंटर है PNB गिल्ड्स, ये करीब 5.5% ऊपर 50 रुपये के आसपास। अच्छा मूव यहाँ पर। बिल्कुल। शक्ति पंप के बारे में आपको मैं एक बार टेक्निकल व्यू दिलवा लेता हूं क्योंकि लवलेश शर्मा इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लवलेश शुक्रिया समय देने के लिए। केवल आज नहीं है बल्कि इसका अगर आप 1 साल का डाटा देखेंगे ये शेयर करीब 200% चला है 1 साल के अंदर। ये शेयर 200%, 300 रुपये इसने जोड़े हैं। ये 450 यानी 150 रुपये का था ये 1 साल पहले। आपके सामने दिख भी रहा है ग्राफिक्स में। ये अभी और भी चलेगा क्या लवलेश? चले शायद इनसे भी बात नहीं हो पाएगी, लेकिन मिहिर ये शेयर आपने ढूंढा है ना, ये गजब मूव दे चुका है।
ये बात आपकी सही है, इसने मुंह दिया है, बट दिस इज सेकंड वेव ऑफ मूव। इससे 2-3 साल पहले का भी अगर आप देखेंगे इसका चार्ट, तो उसने एक ऐसे ही बड़ा मुंह दिया था, फिर थोड़ी बहुत कंसर्न्स आ गई थी डेट वगैरह को लेकर, तो तब ये थोड़ा सा साइडवेज हो गया था, फिर उसने एक बार फिर से मुंह देना शुरू किया, तो ये करीब 190। और वैसे भी आप देखिए जो एग्री स्टॉक्स है ना उस पर अब ये तो सीजन होता है उनका, सीजन तो नजर रख सकते हैं। हेमंत, आपने फर्टिलाइजर स्टॉक्स में कुछ ऐड किया है क्या? उसमें भी हमने अच्छा खासा बस देखा है। देखिए मेरे हिसाब से फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अंदर थोड़ा लास्ट 2 दिन में मुझे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, तो मैं थोड़ा सा इनसे अभी ट्रेड इनमें एग्रेसिवली रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैंने कुछ ऐड किया है अभी। लेकिन मेरी जो वॉच लिस्ट में है वो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। उसमें मैंने एक शेयर रखा हुआ है टाटा केमिकल का। स्टॉक 640 के आसपास रेजिस्टेंस लेता है, लेकिन 610 615 पे बहुत अच्छा बेस बना रहा है, तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि स्टॉक थोड़ा सा और करेक्ट हो और 615 तक आए, तो इट बिकम्स अ वेरी गुड बाय फॉर अ टारगेट ऑफ 645 650। उसी प्रकार अगर आप जैन इरिगेशन पे नजर रखें तो मेरे ख्याल अब स्टॉक जो है वो 95 98 का बहुत अच्छा बेस बना रहा है, लेकिन अभी नहीं, मैं थोड़ा गिरावट पे इनको बाय देखना चाहूंगा, अब इस लेवल पे बाय नहीं करूंगा मैं। ठीक है हेमंत, शुक्रिया समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस बात होगी, कुछ एक और बेहतर आपसे आइडिया समझेंगे। तो फिलहाल मार्केट पूरी तरह से एक रेंज में ही है, अच्छा खुला, लेकिन उसका थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। अभी लाल निशान में ही निफ्टी कामकाज करते हुए सिर्फ 4 अंकों की मामूली गिरावट है। क्या कमोडिटी मार्केट में ऐसा ही ट्रेड हो रहा है, क्या फिर वॉलेटाइल है, ये समझते हैं मृत्युंजय से। मृत्युंजय, कैसा है? क्योंकि कल तो कच्चा तेल टूटा, 5% तक टूट गया था। बिल्कुल बिल्कुल, आज लेकिन रिकवरी है डिम्पी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड में, और करीब .5% की मजबूती है WTI और ब्रेंट क्रूड में। कल की तेज गिरावट के बाद रिकवरी आई है, लेकिन बाजार के फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं आया है। ये महज एक शॉर्ट कवरिंग है जिससे कीमतों में थोड़ी बहुत मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कल WTI में करीब 5% की और ब्रेंट में करीब 4% की गिरावट आई थी। और अभी भी मार्केट में US में सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है और इसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें बुलियन मार्केट की, तो काफ़ी रेंज बाउंड ट्रेड है। सोने चांदी की कीमतों में $1284 प्रति औंस के आसपास है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड और सिल्वर का भाव $17.60 प्रति औंस के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं जिसका इम्पैक्ट आपको बुलियन मार्केट पर आगे भी देखने को मिलेगा। आज US के पूर्व FBI डायरेक्टर की सीनेट के सामने पेशी है। कहीं ना कहीं अनिश्चितता के बीच सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ी थी। इसके अलावा अगर देखें तो US में घर खरीदने के लिए आवेदन 60 साल में सबसे ज़्यादा है और मोर्टगेज रेट्स घटने से घरों की मांग बढ़ी है। मोर्टगेज रेट्स 6 से 7 महीने में सबसे कम है। बुधवार को SPDR गोल्ड की होल्डिंग मोर्टगेज रेट्स 6 से 7 महीने में सबसे कम है। बुधवार को SPDR गोल्ड की होल्डिंग 1% से ज़्यादा बढ़ी है। ये कुछ फंडामेंटल हैं जिसका इम्पैक्ट आपको मार्केट के ऊपर देखने को मिल सकता है। हमारे साथ बातचीत के लिए राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के, और साथ ही राम पित्रे हैं हमारे साथ, कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। राम पित्रे, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि रेंज बाउंड ट्रेड है बुलियन के मार्केट में, आगे किस तरह का ट्रेड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ऐसे में MCX पर किस तरह की ट्रेडिंग करनी चाहिए? ये ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाएगा तो एक $1,270 एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस माना जाता था, वो ब्रेक कर चुका है एंड मार्केट हैज गॉन अप टू 1,295 और सो। द ट्रेंड इज स्लाइटली बुलिश एज लॉन्ग एज 1,270 होल्ड्स। अभी मार्केट थोड़ी करेक्टिव रैली देखने को मिल रही है। मुझे लगता है 1,200 का 70 स्टॉप लॉस इंटरनेशनल मार्केट में देके बाय कर सकते हैं, बट ओवरऑल ये ट्रेंड डिसाइड करने वाला है $1,270। जब तक एक $1,270 है तब तक हम बाय में बैठ सकते हैं। अगर उसके नीचे ब्रेक होता है तो मार्केट में मुझे लगता है एक वीकनेस देखने को मिल सकती है। मार्केट अराउंड डोमेस्टिक मार्केट में अराउंड 29,000 देखने को मिल सकता है। हाँ, इस बीच मार्केट की ओपनिंग हुई है। चांदी में करीब 120 रुपए की नरमी है। 40,433 के स्तर पर है MCX पर चांदी का भाव। तो गिरावट के साथ यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। कच्चे तेल में बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड, और कल की तेज गिरावट के बाद बाजार आज दायरे में फंसता हुआ दिख रहा है। 3,000 के नीचे है MCX पर कच्चे तेल का भाव। कॉपर में करीब ½ की मजबूती है। 365 के ऊपर MCX पर कॉपर में ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें कुछ और काउंटर की, निकिल की, तो यहाँ पर करीब 0.25% की मजबूती है। 573 के आसपास है MCX पर निकिल का भाव। इसके अलावा
जिंक में करीब 1.25% की मजबूती है, 158 के ऊपर है एमसीएक्स पर जिंक। तो आप देख रहे हैं मार्केट की ओपनिंग, आज मेटल मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्शन के मूड में दिख रहा है। देखना होगा कि ये रैली कितनी कंटिन्यू इंट्राडे में रह पाती है। एल्युमिनियम में भी थोड़ी बहुत मजबूती है, 123 के आसपास है एमसीएक्स पर एल्युमिनियम का भाव। और एग्री मार्केट में ग्वार में 28 रुपये की गिरावट है, 3183 के 82 के आसपास है एमसीडीएक्स पर ग्वार सीड का भाव। ग्वारगम में करीब 1.5% की नरमी है, यानी शुरुआती दौर में बाजार में गिरावट बढ़ी है, 7000 के आसपास है ग्वारगम। सोयाबीन में हालांकि रिकवरी जारी है, 21 रुपये ऊपर है एनसीडीएक्स पर सोयाबीन का भाव। सोया तेल करीब 0.5% ऊपर है, 629 के ऊपर एनसीडीएक्स पर सोया तेल में ट्रेड हो रहा है। मस्टर्ड में करीब 7 रुपये की मजबूती है, 3532 के आसपास यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। राजीव कपूर, आपका व्यू कच्चे तेल को लेकर के क्या होगा? कल के कारोबार में क्रूड में तेज गिरावट आई थी, आज मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी के मूड में नहीं दिख रहा है। क्या व्यू है आपका क्रूड के ऊपर? देखिए मृत्युंजय, जिस तरह से कल सरप्राइज बिल्डअप देखने को मिला इन्वेंट्री में, उसके बाद ये गिरावट थोड़ी गहराई और बड़ी गिरावट के रूप ले लिया इसलिए मुझे लगता है गिरावट थोड़ी और हो सकती है। बाजार $45 और $44.5 भी नीचे में फिसल सकता है। इंडियन मार्केट के कंटेक्स्ट में बात करें तो मुझे लगता है 2990 के आसपास अगर आज एक हल्का फुल्का उछाल देखने को मिले, वहाँ सेलिंग करनी चाहिए 3022 के स्टॉप लॉस से। मैं समझता हूँ बाजार 2940 से 2900 तक भी फिसल सकता है। ओके, राम पित्रे, आपका व्यू क्या होगा क्रूड के ऊपर? गिरावट काफ़ी बढ़ गई है और इस गिरावट के पीछे आप वजह क्या देख रहे हैं, और मीडियम टर्म का आउटलुक आपको क्या दिख रहा है? $50 जब तक $50 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है तो उसको सेनर रैली करनी चाहिए। ओनली ट्रेड लॉन्ग पोजीशन कैन बिल्ड अप ओनली अबव $50 ऑन इंटरनेशनल मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में रुपया में जिस प्रकार के एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है, उसका भी इम्पैक्ट अपने को क्रूड ऑयल के प्राइसेस में डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल रहा है। अब मुझे लगता है वो कंटिन्यू रहेगा। रुपये में देखा जाएगा तो 63.75, 63.80 के लेवल देखने को मिल सकते हैं आज या कल दिन में, तो उसका इम्पैक्ट भी एक क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल रुपये एप्रिसिएशन की वजह से और इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस फॉल होने की वजह से एक डेफिनेटली डाउनसाइड पोटेंशियल ज्यादा लग रही है। ओके, ठीक है। मेटल मार्केट के ऊपर राम पित्रे, आपका व्यू क्या होगा? आज मेटल मार्केट थोड़ा बहुत एक्शन के मूड में दिख रहा है। ऊपर में क्या आपको लगता है कि मार्केट का जो ये एक्शन है ये भी कंटिन्यू रहेगा, और ऐसे में किस मेटल में ट्रेड करना बेहतर रहेगा? या अगर बेस मेटल पैक में देखा जाएगा तो एक थोड़ी बहुत एक ऐसी बाउंस देखने को मिल सकती है। क्रूड ये कॉपर में देखा जाएगा तो डोमेस्टिक मार्केट में अराउंड 368 लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक मार्केट उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो सेल करनी चाहिए। 368 लेवल के बाद ही मार्केट में कॉपर में बाय कर सकते हैं। ओवरऑल बेस मेटल पैक भी काफी वीकनेस देखने को मिल सकता है और कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, आपका व्यू राजीव, आज ओवरऑल मेटल मार्केट के ऊपर क्या होगा? आज के लिए टॉपिक क्या होगी आपकी मेटल में? मुझे कॉपर का चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आवरली चार्ट्स पर एक रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है, तो अगर बाजार 366.50 के ऊपर सस्टेन करता है तो मैं समझता हूँ बाजार 372 से 375 तक एक रैली दे सकता है। तो 366.50 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, इसके ऊपर खरीदना चाहिए। और आज चाइना का ट्रेड बैलेंस भी आया है, हालांकि ट्रेड बैलेंस थोड़ा नेगेटिव देखने को मिल रहा है, बट इसका अभी इंटरनल देखना पड़ेगा कि इंपोर्ट घटा है इनका या एक्सपोर्ट बढ़ा है, क्या हुआ है। देन वी कैन कम आउट विद द कंक्लूजन कि कैसा बुलिश है या बेरिश है। बट आज बाजार ने आफ्टर चाइना के डेटा थोड़ा सा रैली दिखाया है, खास तौर पे बेस मेटल्स में। तो मुझे कॉपर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। जी राजीव। राम पित्रे, आपका व्यू करेंसी मार्केट के ऊपर क्या होगा? डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल आप क्या देख पा रहे हैं? ये कभी कई 65 लेवल 65.20 और 65.50 मैक्सिमम अपसाइड जब तक मार्केट 65 रुपीज के ऊपर ट्रेड नहीं कराए इन द स्पॉट लेवल पे मार्केट में मुझे लगता है कि एक एप्रिसिएशन का मोड जारी रहेगा। तो रेंज पर देखा जाएगा तो नैरो रेंज 63.75 64.75 की लेवल रहेगी। तो सेलिंग में बनती है बिटवीन 64.75 एंड 65 लेवल पे एंड 64 एंड 63.75 बाइंग बनती है। तो ओवरऑल ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग ₹1 का रेंज रहेगा। हाँ, बिल्कुल संक्षेप में राजीव, एग्री मार्केट पर आपका व्यू आज के लिए? मुझे जीरा काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है।
एक अच्छी रैली के बाद कल और परसों में करेक्शन देखने को मिला था। आज मुझे वापस ये रैली बनता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है जीरा जो है 18,500 से 18,700 का स्तर छू सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका और राम पित्रे आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, लेकिन 11:30 बजे हमारे साथ जुड़िए और जानिए दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। हमारे साथ आज वंदना भारती होंगी और साथ ही हमारे साथ फैयाज उदानी होंगे कोटक कमोडिटी। और अब बात होगी शेयर बाजार की। रजत, क्या है खास आज मार्केट में? बिल्कुल एक दायरा बन गया बाजार खुलते ही 40 पॉइंट्स का। निफ्टी इस दायरे में कामकाज कर रहा है। हायर लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा नर्वसनेस की जरूरत नहीं है। ट्रेडर्स इसमें थोड़े कॉशियस हैं, तो काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच ही रहेगी मृत्युंजय आज के सत्र में। इनफैक्ट आज जो सेक्टर बस कर रहा है वो है मेटल्स, क्योंकि इंडेक्स में अगर सबसे चढ़ने वाला स्टॉक देखेंगे वो है टाटा स्टील। रिटर्न्स हैं 4% के और ये सुबह फास्ट मनी में 7:30 बजे आपको बतौर सुपर हिट शेयर बताया गया था कि स्टॉक पर नजर रखें। सीएलएस यहाँ पर बाई की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट्स को ह्यूजली रिवाइज कर दिया है। टारगेट इसका अब हायर लेवल्स पे 750 के आसपास, लेकिन 510 पे ये स्टॉक पहुंचता हुआ नजर आया। डॉक्टर रेड्डीज 2% तेज, एचडीएफसी और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में तेजी बनी आज। टाटा मोटर्स, डीवीआर, जी एंटरटेनमेंट, सन फार्मा और ऑरबिंदो फार्मा पैक में आज पुल बैक देखने को मिल रहा है। लेकिन जो गिरावट है वो फिर से आईटी स्टॉक में टीसीएस सबसे ज़्यादा टूटने वाला स्टॉक है आज, 2% की गिरावट। इसके अलावा गेल, भारती इंफ्राटेल और अदानी पोर्ट्स, ये तमाम स्टॉक्स निफ्टी पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक इनडिसीजन है, ऐसा कह नहीं सकते कि मार्केट पे डिक्लाइंस का फेवर ज़्यादा हो रहा है। हो सकता है कि एक पुल बैक आ जाए, लेकिन एक नैरो रेंज में फंसा हुआ है निफ्टी। स्मॉल कैप में स्टॉक्स कौन से हैं जो ह्यूजली एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो भी देख लेते हैं बाजार खुलते ही स्मॉल कैप रेडार में। शिवम ऑटो, मुझे याद है ये स्टॉक मैंने ही यहाँ पर आपको बताया था कि इस स्टॉक में तेज़ी आ सकती है। इनफैक्ट अंतिम बाजी में हमारा स्पेशल सेगमेंट होता है 3 बजे फाइनल बेट में, उसमें बताया गया था कि शिवम ऑटो पे आप इसको रडार पर रखें, तेज़ी पकड़ेगा ये स्टॉक। लेकिन 13 से 14% का रिटर्न एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में इसने डिलीवर किया। जस्ट क्रेडिट पॉलिसी से ठीक 1-2 दिन पहले ये कॉल दी गई थी और इसमें ह्यूजली पोटेंशियल है। काफ़ी टर्न अराउंड स्टोरी जो है बन सकती है इस पर्टिकुलर फिस्कल में। आगे बढ़ते हैं। शक्ति पंप्स एक और स्टॉक है जहाँ पर, इनफैक्ट गोदावरी पावर एक और स्टॉक जहाँ पर 4% के आसपास की तेज़ी इस पर्टिकुलर स्टॉक में बनती हुई नजर आई। निचले स्रोत से एक पुल बैक जो है वो आज विजिबल है चार्ट्स पे, 93 के स्तर पर पहुंच चुका है। कॉक्स एंड किंग्स आज के सत्र में टूरिज्म से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वहां पर तेजी बन रही है। 4% की तेजी कॉक्स एंड किंग्स में बन चुकी है। साथ ही साथ नोसेल, ये एक और स्टॉक, चुनिंदा केमिकल स्टॉक्स और खासतौर से वो सभी तमाम स्टॉक्स जहां पर क्रूड में गिरावट का असर है, उसमें नोसेल एक बेनिफिशियरी है। 4% का रिटर्न आज इंट्राडे बेसिस पे इसने डिलीवर किया है। वेंकीज अब तक के उच्चतम स्तर पे, कल तो तगड़ी कमाई कराई ही, लेकिन अब 3% के रिटर्न आज बाजार खुलते इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दिए हैं। वीजा स्टील, मेटल शेयर्स में अब छोटे स्टॉक्स देखिए आप, वीजा स्टील, उत्तम, ये सभी जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर निचले स्तर से काफ़ी स्ट्रांगली गेंस मिलने शुरू हो गए और टाटा स्टील दिग्गजों में तो लीडरशिप पोजीशंस में है ही। तो तमाम स्टॉक पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं, इन पे आप फोकस कर सकते हैं। और शक्ति पंप्स, थोड़ी देर पहले शेयर बाजार लाइव में भी जिक्र हुआ है स्टॉक का, बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है, 6% की तेजी अब तक के उच्चतम स्तर पे। मेरे साथ लवलेश शर्मा साहब इस समय मौजूद हैं। लवलेश जी, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो मार्केट से बताएं, ये 40 पॉइंट्स की रेंज बाजार ने खुलते ही पकड़ ली पिछले 50 मिनट्स की ट्रेडिंग के दौरान, ये अभी इसी रेंज में फंसा रहेगा या फिर कोई ब्रेकडाउन के चांसेस हैं मार्केट पे? जो गिरावट हुई है, कैसे ट्रेड कर रहे हैं आप निफ्टी को अभी? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए मिक्स्ड सिग्नल है कहीं ना कहीं, जहां पर निफ्टी में हमने वीकनेस देखी है 9704, 9705 जो आज का भी हाई है, ये मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम बाइंग की बात करें तो इसके ऊपर ही फिर से हम एक बार रिन्यूअल देखते हैं ट्रेंड में, जब तक कि हम इसके नीचे है 9640, 9620 एक साइडवेज मोमेंटम ही रहेगा। इंटरेस्टिंग प्ले यहाँ पर यह है कि बैंक निफ्टी थोड़ी सी एक मजबूती दिखा रही है और बैंक निफ्टी के कुछ हैवीवेट काउंटर लाइक एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड और एक्सिस, थोड़ा बहुत इनमें एक मजबूती का संकेत मिल रहा है। तो अगर रैली आएगी तो बैंकिंग स्टॉक्स उसको लीड कर सकते हैं और एक बार बैंक निफ्टी 23,700, 23,680 का लेवल क्रॉस करती है तो मेरे ख्याल से निफ्टी में भी तेजी आ सकती है, जब तक कि बैंक निफ्टी लगातार रहेगी। मेरे ख्याल से निफ्टी 9700 के नीचे ही ट्रेड करेगी, एक साइडवेज मोमेंटम रहेगा एक 70 से 80 पॉइंट का। एक बार टायर स्टॉक्स को फटाफट से देख लेते हैं क्योंकि मौका दे रहे हैं स्टॉक्स। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में सबसे ज्यादा जमकर खरीदारी हो रही है किसी भी लोअर लेवल्स पे, वो है टायर से रिलेटेड स्टॉक्स में। अभी भी जेके टायर, एमआरएफ, सीएडी तमाम स्टॉक देखेंगे और टिक बाय टिक देखेंगे, दिन के उच्चतम स्तर पे नजर आएंगे आपको, स्ट्रॉन्ग कमाई करा रहे हैं। इस समय जेके टायर 2.25% की रिटर्न जनरेट कर रहा है। एक बार फटाफट से लवलेश टायर स्टॉक्स पे व्यू दे, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ, ये स्टॉक्स क्या अट्रैक्टिव लग रहे हैं आपको?
यस, जेके टायर में एक फ्लैट पैटर्न का भी ब्रेकआउट है। आई थिंक ये स्टॉक में ब्रेकआउट फ्रेश है, 180 179 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एक बार स्टॉक 186.5 का एक बार लेवल ब्रीच करता है तो 191 192 तक की रियलिस्टिक आप 2 से 3% और तेजी जेके टायर में देख सकते हैं। चलिए, रबर प्राइसेस 7 मन के निचले स्तर पे है। क्रूड डेरिवेटिव एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं ये कंपनियां, तो उसका एक बेनिफिट क्लियर तौर पे इन कंपनियों को मिल रहा है। आज ऊपरी स्तरों पर पहुंच चुकी है, दिन के ऊपरी स्तरों पे, हायर लेवल्स पे यहाँ पर कामकाज हो रहा है। स्ट्रॉन्ग मूव है जेके टायर में फिलहाल 186 के लेवल पे। दूसरा खेमा स्टील सेक्टर, टाटा स्टील तो लीडरशिप पोजीशन में है ही, लेकिन ये जो मैं छोटे मझौले स्टॉक्स यहाँ पर चेक कर रहे थे जिसमें वीजा स्टील शामिल है, एनएमडीसी स्टॉक में मूव आज डेरिवेटिव मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग है। सर, आप मेटल स्टॉक्स को ट्रैक कर रहे हैं क्या लवली जी आज के लिए? बिल्कुल, मेटल स्टॉक्स का ओवरऑल कोरिलेशन भी अगर आप मार्केट से देखते हो 0.85 समथिंग आता है, तो आई थिंक मेटल स्टॉक्स में तेजी बनी रहेगी। टाटा स्टील एक अलग अगर ब्लू चिप काउंटर देखें तो ओवरऑल एक बुलिश ट्रेंड इसमें वापस आया। लेकिन जो आपने छोटे मझौले शेयर्स की बात करी, आई थिंक उत्तम गलवा काफी अच्छा लग रहा है, 31.50 31.70 पे काफी एक तेजी इसमें और बन सकती है 33 के ऊपर। जबकि वीजा स्टील एक और काउंटर आपने एक नोटिस करा, आई थिंक फ्लैग पैटर्न है और हमको लोअर पार्ट ऑफ द फ्लैग मिल रहा है 34.5, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर में एक बार ये स्टॉक 26-20 के लेवल के ऊपर निकलता है तो आई थिंक 28 तक के इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो ऑफ कोर्स मेटल्स का एक पूरा पैक यहाँ पर एक स्वीट स्पॉट रहेगा मार्केट में, और मेरे ख्याल से आने वाले 2 से 3 दिन का भी फोकस इन्हीं स्टॉक्स पर रहेगा। चलिए, लेकिन रोज आपके लिए एक वैल्यू पिक भी लेकर आते हैं, एक ऐसा स्टॉक जो बाजार की तेजी में ज्यादा रिटर्न्स देने के काबिल है, जहां पर वैल्यू काफी आकर्षक है। सुमित बेसियोगी मेरे साथ मौजूद है। सुमित, बताएं कौन सा स्टॉक है आज जो ब्रोकिंग हाउसेस रडार पर है? इनफैक्ट कल का पहले शेयर देख लें, कीरी इंडस्ट्रीज कल दिया गया था करीब 10% वहां पर एक मूव कल आया था, और आज भी 2% ऊपर ये शेयर कामकाज कर रहा है। एक जिस तरह की वैल्यू थी, आज भी आप देखिए 4 से 5 रुपए की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 2 दिनों के अंदर ही ये शेयर 250 260 से चलता हुआ आज 283 रुपए के आसपास पहुंच चुका था। एक अच्छी तेजी कीरी इंडस्ट्री में देखने को मिली। आज जो कंपनी चुनी गई है वो है अटलांटा लिमिटेड। कंपनी इंफ्रा स्पेस के अंदर है। 3 मेजर कारोबार हैं कंपनी के, बीओटी, ईपीसी और रियल स्टेट। ये 3 मेजर कारोबार है जिसके अंदर कंपनी कामकाज करती है। ईपीसी और बीओटी के लिए कंपनी ऑलरेडी कामकाज कर रही है गुजरात पंजाब के कुछ हाईवेज के ऊपर। 40 सालों से कंपनी इंफ्रा स्पेस के अंदर कामकाज करते हुए, और एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, करीब 1700 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है। मौजूदा स्टेटस के हिसाब से अगर देखें तो कंपनी अगले 2 सालों के लिए जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो बिल्कुल क्लियर है। 1400 करोड़ रुपए के और ऑर्डर है जिनके लिए कंपनी अपने बिड कर रही है, और इनफैक्ट ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि FY19 में ही महज कंपनी को 721-720 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर मिल सकते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर मिलने की कंपनी को उम्मीद भी है। रिसेंटली कंपनी ने कारोबार रिस्ट्रक्चर किया जिसमें अपने घाटे वाला जो कारोबार था, जो माइनिंग बिजनेस था, उसे बेचा है। अहम चीज यह है कंपनी FY18 तक ये अनुमान लगा रही है कि वो डेट फ्री हो जाएगी। ये क्रूशियल चीज है। इंफ्रा स्पेस में बहुत मुश्किल है वो कंपनियां चुनना जो कि डेट फ्री हैं, पहली चीज, और वो कंपनियां जिनका जो वैल्यूएशन है वो साउंड है। अगर आप अटलांटा का वैल्यू देखें तो महज 8 के मल्टीपल पे शेयर अभी कामकाज कर रहा है, जो कि आमतौर पर सेक्टर में नहीं देखने को मिलता है। तो एक अच्छी वैल्यू के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। जो नियर टर्म टारगेट्स है उनके हिसाब से करीब 120 रुपए तक की चाल भी शेयर में देखने को मिल सकती है, ऐसा ब्रोकर्स का मानना है। चलिए, यानी कि अभी वैल्यू बहुत अनलॉक होने बाकी है और यहाँ से हो सकता है कि तेजी स्टॉक में दमदार मिले। ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर है फिलहाल। जैसे जैसे सुमित बोल रहे थे, दिन के उच्चतम स्तर पे पहुंचा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो इस समय थीम है मार्केट की, निचले स्तर से बहुत स्मार्टली गेन कर रहा है आज के सत्र में। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये स्टॉक हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन एक खबर रिलायंस कैपिटल से जुड़ी बाजार बंद होने के बाद आई। रिलायंस निपॉन एएमसी की लिस्टिंग की तैयारी है और बोर्ड ने इस लिस्टिंग को मंजूरी दे दी है। लिस्टिंग के लिए कंपनी 10% हिस्सेदारी बेचेगी। FY18 में ये कंपनी ये जो है इसको हो सकता है कि लिस्ट कराती हुई नजर आए। और क्लैरिटी ले लेते हैं रिलायंस निपॉन एएमसी के CEO संदीप सिक्का साहब मेरे से मौजूद है। सिक्का साहब, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो यही सवाल होगा सर, रिलायंस निपॉन एएमसी की लिस्टिंग कब तक होने की योजना है? ये जो डिसीजन है लेने का, इसका 2-3 नज़रिए हैं, 2-3 रीज़न है जी। आज आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पिछले कई टाइम का काफ़ी ग्रो कर रही है, लेकिन अगर आप ये देखेंगे आज 40 कंपनीज़ हैं इंडिया में, लेकिन 40 के अंदर टॉप 10 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ के पास अबाउट 80% मार्केट शेयर है। टॉप 10 सिटीज़ में 82% मार्केट शेयर है। टॉप 5 प्लेयर के पास अबाउट 70% प्रॉफिटेबिलिटी का मार्केट शेयर है। आज हमने ये देखा है कि आगे चल के हमें लगता है कि जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी और काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, मार्केट में कंसोलिडेशन होगा। तो ये डिसीजन आज नहीं लिया गया, ये काफ़ी टाइम का हम कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे। बोर्ड ने अप्रूव करा है एंड हमें ये लगता है कि आगे चल के इस साल के एंड तक, इस फाइनेंशियल के अंदर
हम अपना लिस्टिंग करना चाहेंगे सब्जेक्ट टू ऑल रेगुलेटरी अप्रूवल्स। चलिए FY18 के अंदर अंदर यानी कि लिस्टिंग कराने की योजना है, पर सर कितना हिस्सा बिकेगा और निपॉन और रिलायंस किस अनुपात में हिस्सा बेचेंगे, इस पर थोड़ी क्लैरिटी दे दें। रिलायंस निपॉन लाइफ का बोर्ड ने मिलकर अभी लिस्टिंग के डिसीजन लिया है। अभी आगे चल के बाकी डिटेल्स अभी वर्कआउट होंगी। इसके अभी जो डिसीजन ये लिया गया है कि इस फाइनेंशियल ईयर मार्च से पहले कंपनी लिस्ट होगी। अब हम लीड मैनेजर्स, लीगल काउंसिल्स का सारा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और बाकी कौन सा शेयर होल्डर किस परसेंटेज में डाइल्यूट करेगा अभी डिसाइड होना है, बट ब्रॉडली दोनों शेयर होल्डर्स इक्वली डाइल्यूट करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस लिस्टिंग के ऊपर विस्तार से बात करने के लिए। रिलायंस कैपिटल फिलहाल 0.1% के आसपास की तेज़ी में है, लेकिन जो फोकस है मार्केट का वो कम्प्लीटली स्मॉल कैप स्टॉक्स पे और काउंटर स्पेसिफिक है। आज एक स्टॉक देखिए, स्वान एनर्जी, स्टॉक में वॉल्यूम्स काफ़ी शानदार बिल्डअप होते चले जा रहे हैं। ये ऊपर है यूफ्लेक्स, एकदम से तेज़ी पकड़ता हुआ ये स्टॉक अब दिन के उच्चतम स्तर के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। और इनफैक्ट उत्तम गालवा, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, इस स्टॉक में भी पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। जीनस पार एक और स्टॉक जहां पर आज के सत्र में एक्यूमुलेशन है। सर, यूफ्लेक्स और जीनस पार, लवलेश जी एक बार देख के बताएं बेहतर चार्ट स्ट्रक्चर किसका है? 5% ऑलरेडी चल चुका है, बट एक्चुअली बेस्ट पार्ट अबाउट दिस स्टॉक इज कि इसने जो प्रीवियस कंसोलिडेशन था ऑलमोस्ट एक हफ्ते का, उसको रीच करा है और वॉल्यूम अभी शुरुआती 1 घंटा ही हुआ है और प्रीवियसली 6 से 7 दिनों का जो कंसोलिडेशन है उससे ज्यादा है। तो हमको वॉल्यूम क्रॉसओवर मिल रहा है और टेक्निकल ब्रेकआउट में मिल रहा है। तो आई थिंक यूफ्लेक्स इज वन ऑफ द काउंटर्स जिसको आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। 420 से लेके 425 काफी कुछ मेरे लिए लगता है एक बार इंट्राडे में अचीव होना चाहिए। 398 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब देखिए शिवम ऑटोटेक ये हो गया है 17 से 18% ऊपर। इस स्टॉक पे दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड हो रहा है। लवलेश जी, आप क्या राय रखते हैं इस स्टॉक पे? क्या आप रेजिस्टेंस लेवल्स के पास है, प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, या फिर वॉल्यूम्स जिस तरीके से डेवलप हो रहे हैं और तेजी पकड़ेगा सर? यस, वॉल्यूम जिस तरह से डेवलप हो रहे हैं रजत जी, मेरे ख्याल से और तेजी पकड़ेगा। इनफैक्ट एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट के पास है स्टॉक। 63.2 के ऊपर अगर निकलता है तो आई थिंक इसमें आपको 20 रुपए की और तेजी देख सकते हैं पोजिशनल लेवल्स पे, जबकि वॉल्यूम तो ये दर्शा रहा है कि एक 20% का इसमें हमको अप्रूव आज ही देखने को मिल सकता है। चलिए, लेकिन जीएसटी बड़ा ट्रिगर है और हम रोज बरोज आपके लिए स्पेशल सेगमेंट लेकर आते हैं जिसमें बताते हैं कि जीएसटी का इंपैक्ट पॉजिटिव किस सेक्टर पे, किस कंपनी पे पड़ सकता है। आज संदीप मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। संदीप बताएं, देखिए हमारी थीम ये है कि जीएसटी से रिलेटेड एक स्टॉक बताया जाए दर्शकों को जहां पर पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा। आज कौन सा स्टॉक? बिल्कुल, काउंटडाउन शुरू हो गया और 1 जुलाई से अगर जीएसटी लागू होना है तो ऐसे स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी चाहिए जिनको जीएसटी लागू होने से फायदा होगा। गारमेंट स्पेस की एक कंपनी है किटेक्स गारमेंट्स, ये आज के लिए चुना गया जीएसटी पिक के तौर पर। देखिए गारमेंट स्पेस में 5% और 12% जो जीएसटी की दर है वो तय की गई है। 1000 रुपये से कम के जो कपड़े हैं गारमेंट्स हैं उनके ऊपर 5% जीएसटी लगेगा और जो 1000 रुपये से ज़्यादा के कपड़े हैं उनके ऊपर 12% जो जीएसटी की दर है वो तय की गई है। इनफैक्ट अगर आप 12% वाले जो 1000 रुपये से ज़्यादा के कपड़े हैं उनमें अगर आप देखिए 12% टैक्स तो लग रहा है, लेकिन इनको 3 से 4% का इनपुट क्रेडिट भी मिलेगा। जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो करीब 7 से 8% लगेगा। मौजूदा टैक्स रेट अगर आप इस सेक्टर की देखिए तो 6 से 7% की है। तो 1000 रुपये से ज़्यादा के कपड़ों के ऊपर अगर आप देखें मात्र 1% के आसपास का इजाफा देखने को मिला। और जो 1000 रुपये से कम के कपड़े जो कि ज़्यादा वॉल्यूम्स गार्नर करते हैं वहाँ पे तो देखिए जो मौजूदा टैक्स रेट है उसके मुकाबले 1 से 2% की कमी टैक्स रेट में देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर आप अनुमान की बात करें तो जो ब्रांडेड गारमेंट्स हैं उनके ऊपर 18% जीएसटी की दर रहने का अनुमान था और 5% और 12% की जो दर आई है वो दरअसल काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। और किटेक्स गारमेंट्स की अगर आप बात करें तो ये कंपनी चिल्ड्रन गारमेंट्स बनाने के सेक्टर में है, खासतौर पर वहाँ फोकस करती है। यूएस यूके से इस कंपनी के आय का बड़ा हिस्सा आता है, वहाँ पर करीब 90% के आसपास का एक्सपोर्ट एक कंपनी करती है। और इनफैक्ट एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था फर्स्ट कॉल की जिसमें उनका ये कहना था पूरे सेक्टर में अगर आप कंपेयर करें जो गारमेंट बनाने वाली कंपनी है उनमें सबसे जो सस्ते शेयरों में से एक ये काउंटर है और यहाँ से अच्छे खासे अपसाइड उनका मानना है कि देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट कॉल का मानना है कि अगर आप इसमें खरीदारी करते हैं तो 507 तक के जो जोन्स है वो देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप जीएसटी के नजरिए से कोई शेयर खरीदना चाहते हैं तो गारमेंट स्पेस से किटेक्स गारमेंट ऐसा स्टॉक है जिसमें अच्छा खासा अपसाइड जो है अब भी देखने को मिल सकता है। चलिए, किटेक्स 507 का टारगेट, इसको अपने रडार पर रखें और स्टॉक मूव है। इनफैक्ट संदीप, जब भी मेरे से आपसे बात होती है तो रूपा एक कंपनी जो हम बार बार बात करते हैं वो स्क्रीन पे देख लेते हैं उसके रिटर्न्स कितने हैं। 3% के रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है रूपा एंड कंपनी, ये भी दिन के उच्चतम स्तर पे। और केपीआर में एक और कंपनी जो आज टेक्सटाइल स्पेस में चल रही है। तो बस है इस सेक्टर पर, आप इसको नजर रखें। टेक्सटाइल से जुड़ी तमाम कंपनियां इसमें ट्रेडर्स के रडार पर हैं। लवलेश जी, आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका बाजार होगा। 10 अंकों की गिरावट इसमें निफ्टी पे देखने को मिल रही है, तो अहम हो जाता है आपके पोर्टफोलियो के ऊपर राय लेना एक्सपर्ट से। आपका बाजार में आपको दिलाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।